सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी द हिंदू की एक्सप्लेन सीरीज, जहाँ पे इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और आपको मैं इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो आज का आर्टिकल है, जो आज का सबसे पहला आर्टिकल है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो ज्ञानेश कुमार है, जो कौन है, ज्ञानेश कुमार है, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक पैनल की मीटिंग के बाद। ठीक है, एक पैनल की मीटिंग के बाद। ये कौन सा कह सकते हो पैनल है जो सेलेक्ट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्लियर है? तो जो ज्ञानेश कुमार है, वो पहले क्या थे? वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। और उनको क्या अपॉइंट करा, कब अपॉइंट करा गया था एज इलेक्शन कमिश्नर? उनको अपॉइंट करा गया था एज इलेक्शन कमिश्नर ऑन मार्च 14 2024। सभी को क्लियर है? सो इस आर्टिकल की अगर समरी है, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करी हुई है इसकी समरी, आप लोगों को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट है ज्ञानेश कुमार की एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, वो अब हो गई है। ठीक है, तो जो ज्ञानेश कुमार थे, मैंने आपको बताया कि ये पहले क्या थे? इलेक्शन कमिश्नर थे, अब लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये किसकी सलाह से, किसकी कह सकते हो, इसमें एडवाइस थी, इसमें जो कह सकते हो जो नेम रिकमेंड करा गया था ज्ञानेश कुमार जी का, वो किसने करा था? वो एक 3 मेंबर कमेटी ने नेम रिकमेंड करा था, जिसको हेड किसने करा था? प्राइम मिनिस्टर ने। सबको समझ आ रहा है? तो एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, कमेटी होती है एक्चुअली इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में ही। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में ये चीज़ है। तो पीएम होते हैं। ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इस केस में। जो अभी ये जो कमेटी थी, ठीक है, जो 3 मेंबर कमेटी थी, इसमें होम मिनिस्टर थे और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। कौन थे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। सभी को क्लियर है? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस केस में थे राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी जी इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। ठीक है, तो इन ये जो कमेटी थी, इसने नेम रिकमेंड करा किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जी को क्या बना दिया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बना दिया गया है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी विच वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ये अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, अब साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपॉइंट हुए हैं, साथ में हरियाणा चीफ सेक्रेटरी जो थे, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी जो थे विवेक जोशी। तो विवेक जोशी जो कि हरियाणा चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी क्या अपॉइंट कर दिया गया है? उनको भी अपॉइंट कर दिया गया है इलेक्शन कमिश्नर। क्या बना दिया गया है उन्हें? इलेक्शन कमिश्नर। सभी को क्लियर है? सो जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को अपोजिशन, मतलब इसको अपोज करा। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग सेलेक्ट करी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने की, सेलेक्ट करने की, ये काफी ज्यादा गलत है। अब गलत क्यों है देखते हैं। एक्चुअली जो है कांग्रेस ने और जो अपोजिशन वाले हैं, उन्होंने केस फाइल करा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी, जिसकी हेयरिंग क्या होगी? स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर है? आने वाले बहुत जल्दी में। ठीक है, यहाँ पे आई गेस लिखा हुआ है सेट टू हेयर चैलेंज टू द न्यू। तो वेनेसडे को ही एक्चुअली इसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसकी हेयरिंग कब स्टार्ट होगी? इस केस की वेनेसडे की हेयरिंग स्टार्ट होगी, जिसमें क्या चैलेंज करा गया है कि जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। सभी को क्लियर है? तो कांग्रेस ने बोला कि भाई आपने ऐसी ही टाइमिंग क्यों चूज करी? मतलब अभी ये केस स्टार्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपने अभी अपॉइंट कर दिया। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ऑपोजिशन दिखाया। राहुल गांधी जो थे, उन्होंने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्शन अपना राइटिंग में दे दिया। कैसे? ऑब्जेक्शन जो था राइटिंग में दे दिया था। ठीक है, क्लियर है? और वो मौजूद भी नहीं थे, प्रेजेंट भी नहीं थे जब नाम फाइनलाइज हुए। ठीक है, क्लियर है? तो जो कांग्रेस है वो कहती है कि जो नया लॉ 2013 में, जो नया लॉ आया था 2013 सॉरी 2023 में जो नया लॉ आया था, ठीक है, इसकी वजह से जो सिलेक्शन प्रोसीजर है काफी ज्यादा पार्टीसन है। क्या है? काफी ज्यादा पार्टीसन है, या फिर नॉन न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रलिटी है? मतलब गवर्नमेंट के दो इंपॉर्टेंट कह सकते हो बंदे, यानी एक पीएम हो गया और एक होम मिनिस्टर। ठीक है, तो मेजोरिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की मेजोरिटी होगी सिलेक्शन प्रोसीजर में। मेजोरिटी किसकी है अभी सिलेक्शन प्रोसीजर में? गवर्नमेंट के ही, कि मतलब गवर्नमेंट के लोगों की ही क्या है, जो है मेजोरिटी है। तो अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो क्या हो जाएगा? वो ऑफ कोर्स हो जाएगा माइनॉरिटी। तो क्या इसकी चलेगी? इसकी नहीं चलेगी। तो ये तो सिर्फ नाम का दिखा दिया कि भाई ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। सभी को क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। सबको आई होप समझ आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको रब कर देते, काफी ज्यादा केओटिक हो गया है। तो कांग्रेस इसका क्या कर रही है? कांग्रेस इसका ज्यादा विरोध कर रही है, और विरोध करके ये कह रही है कि भाई ये जो प्रोसीजर है काफी ज्यादा पार्टीसन है, और क्या है, नॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी नहीं है। और बात बात करी जाए, जो बैकग्राउंड अगर देखा जाए ज्ञानेश कुमार का, ये कौन थे? ये बेसिकली ज्ञानेश कुमार जो है 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, केरला केडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये पहले से इन्होंने सर्व करा हुआ है, यूनियन कॉपरेशन सेक्रेटरी भी
सेक्रेटरी की तरह भी इन्होंने काम करा है। ठीक है, क्लियर है। ये इलेक्शन कमिश्नर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको अपॉइंट कर दिया गया था मार्च 14 2024 में इलेक्शन कमिश्नर बना दिया था। तो कांग्रेस क्या कह रही है कि भाई आपने जो टाइमिंग सेलेक्ट करी है ये न्यू अपॉइंटमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। सभी को क्लियर है। सो लेट्स सी। अब ये जो हमारा एक्ट है, एक बेसिकली एक्ट है, द इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट एक्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। तो गवर्नमेंट जो है 2023 में एक एक्ट लेकर आती है, ठीक है, जिसमें क्या है, पूरा का पूरा प्रोसीजर डिस्कस करा गया है। किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। सभी को क्लियर है। सो गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है 2023 में। कौन से साल में? 2023 में। अब 2023 में ही क्यों लेकर आती है? एक्चुअली होता है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जिसमें वो कहती है कि भाई जो सिलेक्शन कमिटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं आगे बता दूंगा खैर आप लोगों को। ठीक है, उसमें कौन कौन लोग होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जजमेंट देती है 2023 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला या तो आप सिलेक्शन कमेटी, या तो एक कोई एक्ट बना दो, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का। या तो आप क्या बना दो, कोई एक्ट बना दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का, या फिर जो हम प्रोसीजर बता रहे हैं उस जजमेंट में, 2023 के जजमेंट में, आप उसको फॉलो करिए या फिर। ठीक है, अब लेट्स सी जो गवर्नमेंट एक्ट लेकर आती है वो एक्ट क्या कहता है। ठीक है, तो एक्ट कहता है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो किन किन लोगों से बनेगी। इलेक्शन कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या होगा? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, और साथ में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, चीफ, उसमें क्या कौन कौन होंगे? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। सभी को क्लियर है। और जो प्रेसिडेंट है वो, इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे टाइम टू टाइम, कैसे घटाने बढ़ाने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रेसिडेंट विल पेरियोडिकली फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आई होप सबको समझ आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो रहा है ये अलग अलग। ठीक है, क्लियर है। सभी को क्लियर है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन की अगर बात करी जाए, तो जो कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन रिकमेंडेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? वो भेजेगा, रिकमेंडेशन भेजेगा सिलेक्शन कमेटी। सभी को क्लियर है। तो जो सिलेक्शन कमेटी है, ये कौन कह रहा है? ये जो सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये एक्ट बता रहा है, जो कि कब आया था? 2023 में ये वाला एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद अपना प्रोसीजर कह दिया था कि भाई ऐसा प्रोसीजर अपनाओ, सिलेक्शन कमेटी में ये लोग होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सबको समझ आ रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसके मेंबर्स को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? सिलेक्शन कमेटी भेजेगी रिकमेंडेशन, जिसमें क्या क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो पहला कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गया, दूसरा कौन हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा क्या हो गया? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 3 मेंबर्स हो गए। सभी को क्लियर है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहाँ से? लोकसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सभी को क्लियर है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, तो जो लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो, उसका जो लीडर है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, वो कह सकते हो थर्ड मेंबर बन सकता है। सभी को क्लियर है। तो एक तो होगी हमारी सिलेक्शन कमेटी। अब एक और कमेटी आती है, सर्च कमेटी होगी। ठीक है, जिसको कौन हेड करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन सी कमेटी होगी? सर्च कमेटी होगी, एक जिसका जिसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। वो क्या करेगी? 5 नेम्स सजेक्ट, वो सेलेक्ट करेगी, 5 5 नेम सजेस्ट करेगी इसको, सिलेक्शन कमेटी को। सबको समझ आ रहा है? आई होप सबको समझ आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो समझ, यहाँ पे देख लो। तो क्या है? सिलेक्शन कमेटी है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं? पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सभी को क्लियर है। तो ये क्या करेगी? ये नाम रिकमेंड करेगी। किसको नाम रिकमेंड करेगी? रिकमेंड करेगी नाम किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट क्या कर देगा? अपॉइंट करेगा। किसको? सीईसी को, सॉरी, सीईसी एंड ईसी, सीईसी एंड ईसी। सभी को क्लियर है। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये क्या रैंडम कोई भी किसी भी नाम को सिलेक्ट कर सकती है? नहीं।
ये किसी रैंडम नाम को सेलेक्ट नहीं कर सकती। ये बेसिकली एक सर्च कमिटी होगी, एक सर्च कमिटी होगी, जिसको कौन हेड करता है? इसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी। दिस सर्च कमिटी विल बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कितने नेम सजेस्ट करेगी? ये 5 नेम्स सजेस्ट करेगी। किसको? सिलेक्शन कमेटी को। और उन 5 नामों से ये लोग इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन सॉरी इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करेंगे। सभी को समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, ठीक है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो किस बेसिस पे होगी? उनकी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये तो। ठीक है, इनके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर, ठीक है, ये देखो और देखो बी, और हैव बीन, ठीक है, सेक्रेटरी या फिर इक्विवेलेंट रैंक के ये गवर्नमेंट में ऑफिसर होने चाहिए। सभी लोग क्लियर है? तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है? एक्ट आया था जो कि 2023 में आया था। सभी लोग क्लियर है? टर्म और अपॉइंटमेंट की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन है, ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 6 ईयर्स ओनली। ऑफिस फॉर मैक्सिमम कितना होल्ड ऑफिस कर सकते हैं? ऑफिस ये होल्ड कर सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम 6 ईयर्स के लिए। या फिर ये अटेन कर लें एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। सबको समझ आ रहा है? या तो ये 65 साल के हो जाए, अगर 65 साल के नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 59 ईयर्स का है और वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, तो वो 6 साल तक, ठीक है, रह सकता है अपनी पोजीशन पे। सबको समझ आ रहा है? लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई 63 ईयर्स का है और वो बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 2 साल बाद उसे 65 ईयर्स अगर मैक्सिमम एज अगर उसकी हो जाती है तो उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो रिटायरमेंट की एज कितनी होगी मैक्सिमम? दैट इज 65 ईयर्स। ठीक है, सो विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो मेंबर्स है इसके कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड है, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। रीअपॉइंटमेंट होगी तो फिर धांधलेबाजी भी हो सकती है। ठीक है, कोई अपने आप को रीअपॉइंट करने की वजह से कोई गवर्नमेंट की बिल्कुल गुलाम बन सकता है गवर्नमेंट का, और धांधलेबाजी हो सकती है इलेक्शन में। तो इनकी जो रीअपॉइंटमेंट है वो क्या है? इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। आई होप सबको समझ आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं आपको अटैच कर दूंगा, ये जो नोट्स हमने बना रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बात करी जाए सैलरी एंड पेंशन की। एक बार ये वाला पॉइंट भी देख लो। इफ एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज सीईसी, ठीक है, द ओवरऑल पीरियड ऑफ द टर्म में नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जैसे कोई इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी बना दो, तो ऐसा नहीं है कि जो सीईसी है अब वो 6 ईयर्स ही रहेगा, नहीं। ये फॉर एग्जांपल अगर 3 ईयर्स रहे, तो जो इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी बना है वो सिर्फ 3 ईयर्स के लिए सीईसी बनेगा। सबको समझ आ रहा है? तो जो ओवरऑल टर्म है वो कैन नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स होगी। ठीक है, क्लियर है? सैलरी एंड पेंशन की अगर बात करी जाए, तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस है और जो अदर कंडीशंस है सर्विसेज की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो किसके इक्विवेलेंट कर दी गई हैं इस एक्ट में? किसके इक्विवेलेंट कर दी गई हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दी गई हैं। यानी जो जैसी सैलरी है, अलाउंसेस जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलते हैं, जैसी कंडीशन ऑफ सर्विस एक कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, वो कब जो ये इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी इक्विवेलेंट इनकी सैलरी अब और कंडीशंस कर दी गई है। पहले किसकी होती थी? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते थे, पहले जो ये कंडीशंस थी, सैलरीज थी, अलाउंसेस थी, पहले उसके पहले क्या थे? उसके अंडर में थे। ठीक है, क्लियर है? उसके इक्विवेलेंट थे, सॉरी, उसके इक्विवेलेंट है। सबको समझ आ रहा है? अब आप देख रहे हो कि ये जो एक्ट है इसकी वजह से अब कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है, कंडीशंस है, वो सैलरी है, कंडीशन है, वो कौन करता है? मतलब डिसाइड कौन करता है? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है। लोग लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, ठीक है, क्लियर है? उनके अलाउंसेस, ठीक है, बाकी जो कंडीशन है सर्विसेज की, वो कौन डिसाइड करता है? वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सबको समझ आ रहा है? तो क्या आसान है गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सर्विस कंडीशंस चेंज कर देना? सर्विस कंडीशंस चेंज कर देना तो आसान नहीं है। तो देखा जाए तो अब जो इसकी कंडीशन है वो किसके इक्विवेलेंट कर दी गई? कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दी गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि बढ़ चुका है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सभी को क्लियर है? सो जो ये बिल है, अब रिमूवल की बात करी जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है, ठीक है, क्लियर है,
तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड दिया हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड दिया हुआ है इनको रिमूव करने का, वही मेथड इस जो ये जो एक्ट है, ये जो 2023 का एक्ट है, इसने रिटेन करा है। मतलब सेम जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भाई किस तरह से सीईसी को रिमूव करना है, किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, सेम मेथड से कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही इस एक्ट ने अपनाया है। ठीक है, क्लियर है। तो सीईसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सेम मैनर से आप रिमूव कर सकते हो और सेम ग्राउंड पे आप रिमूव कर सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। सभी लोग क्लियर है। और जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उनको रिमूव करा जा सकता है ओनली जब रिकमेंडेशन होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंडेशन देता है तभी इलेक्शन कमिश्नर्स की क्या हो सकता है, रिमूवल हो सकता है। सभी लोग क्लियर है। तो ये थोड़ी बहुत भली चीज है। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, कि वेरियस कमिटीज और जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कह सकते हो बहुत बार कह सकते हो जजमेंट दिया है या फिर रिकमेंडेशन दिया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, जो सिलेक्शन कमेटी है कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो गोस्वामी कमेटी थी 1990 की, ठीक है, क्लियर है, जो गोस्वामी कमेटी थी 1990 की, उन्होंने बोला कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना है तो उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्टेशन किसकी होगी, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों की जो कमिटी है, ये दोनों की जो कमिटी है ये रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम। तो ये गोस्वामी कमेटी की क्या थी, एडवाइस थी या फिर सजेशंस कह लो। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने ये रिकमेंड करा, पर क्या ये चीज़ अपनाई गई, ये चीज़ नहीं अपनाई गई। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला कि गोस्वामी कमेटी ने बोला अगर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन कंसल्टेशन किसकी लेगा, वो चीफ जस्टिस की, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, प्लस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट बिल 1919 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने बोला इस बिल में ये डाला गया कि भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डाल दो सिलेक्शन कमेटी में, स्पीकर ऑफ लोकसभा डाल दो, लीडर ऑफ अपोजिशन डाल दो, ठीक है, लोकसभा का। ठीक है, क्लियर है। सो ये लोग एडवाइस करेंगे, ये लोग सजेशन भेजेंगे या रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा सीईसी को। ठीक है, क्लियर है। और सीईसी जो है वो साथ में ऐड हो जाएगा इस कमेटी के और अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो राज्यसभा में था ये वहीं पे खत्म हो गया था, राज्यसभा में आगे पास ही नहीं हुआ, ठीक है, लागू ही नहीं हो पाया ये जो ये द कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट बिल था। फिर जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो रिपोर्ट थी 2002 की, ठीक है, इन्होंने इस रिपोर्ट में बोला कि जो सिलेक्शन कमेटी है जो कि सेलेक्ट करेगी, जो कि रिकमेंड करेगी सीईसी और ईसी को, ठीक है, किसको रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट को करती है। ठीक है, क्लियर है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, क्लियर है। सो प्राइम मिनिस्टर जो है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें क्या होगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये सब लोग किस में होंगे, ये सिलेक्शन कमेटी में होंगे। किसकी, दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी इसको एक्सेप्ट करा, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करा। फिर लॉ कमीशन कहती है 2015 की कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी उसमें प्राइम मिनिस्टर को डाल दो, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का डाल दो और चीफ जस्टिस को डाल दो। क्या ये चीज़ एक्सेप्ट हुई, ये भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का जो है, या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो लोकसभा की है, या तो वो होना चाहिए, और साथ में जो थर्ड मेंबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। सभी लोग ले रहे। पर क्या चीज़ ये एक्सेप्ट हुई, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। जो गवर्नमेंट थी वो सीधा कहते हैं भाई हमें आपकी बात नहीं माननी, हम सीधे एक एक्ट लेकर आ जाते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग ही एक प्रोसीजर तय करेगा किसको अपॉइंट करने का, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की। सभी लोग क्लियर है। आई होप आपको सबको समझ आ गया हो। तो देखो हमने एक छोटे से आर्टिकल से हमने सारा का सारा टॉपिक हमने कवर कर दिया। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट आता है या कुछ सजेशन फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।